गरीब बेटी के घर आई अमीर। प्रमिला बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ पैक कर रही होती है। ये सब कुछ रख लिया, बस अब अपनी बेटी के घर पहुंच जाऊं मैं जल्दी से। अरे इतने सारे तो तोहफे ले लिए तुमने। इतने सारे सामान का हमारी बेटी क्या करेगी? बेटियों को जितना दे दो उतना कम ही लगता है। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। सचिन बाहर चला जाता है और प्रमिला तो फिर मिठाइयाँ लेकर उसके पीछे बाहर पहुंचती है, जहाँ पड़ोसन सरला प्रमिला को रोकते हुए बोलती है। अरे कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तेरी बेटी? तेरी कौन सी बेटी है? तेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। अरे मैं काजल के घर पर जा रही हूँ, वही तो है मेरी बेटी। अच्छा तो उस गरीब काजल के घर जा रही है। अरे अगर तुझे बेटी ही बनाना था तो किसी अनाथालय से बच्चा लेकर पाल लेती। उसे ही अपनी बेटी बनाना जरूरी था क्या? मेरे लिए जो कुछ भी है काजल ही, और आगे से तुम काजल के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, गरीब बेटी के घर चली अमीर माँ। सरला से बात करने के बाद प्रमिला वापस से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ना जाने लोगों को क्या दिक्कत है मेरी बेटी से, जिसे देखो वही बस ताने देने में लगा रहता है। कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना अपनी बेटी के साथ, बस यही बात याद रखो। चलो चलते हैं, काजल हमारा रास्ता देख रही होगी। सचिन प्रमिला काजल के घर की तरफ चल देते हैं और थोड़ा सा सफर तय करने के बाद दोनों एक छोटे से घर के बाहर पहुंचते हैं। काजल बेटा, काजल बेटा। अरे माँ आ गई। माँ, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कैसी हो काजल बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप ठीक हैं? बस तुझे देख लिया बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। तभी वहां पर काजल का पति निखिल आ जाता है और वो भी सचिन और प्रमिला को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बेटा, तू तो घर ही नहीं आती है। तेरी माँ को मिलने के लिए खुद ही आना पड़ता है तेरे। क्या करूँ माँ, बस घर के कामों में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, वरना दिल तो मेरा भी यही करता है कि मैं रोज आपसे मिलने के लिए आऊं। काजल जरा 2 मिनट के लिए रसोई में आना, कुछ बात करनी है। काजल निखिल के साथ रसोई में जाती है और निखिल बड़ी धीमी आवाज में बोलता है। अरे ये लोग आ तो गए हैं, लेकिन अभी इन्हें हम खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? हमने कुछ तैयारी की ही नहीं है। जानती हूँ, पर अब क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ जुगाड़ करके लेकर आता हूँ। तब तक तुम उनके साथ बैठकर आराम से बातचीत करो। इतना कहकर निखिल चुपचाप घर से निकल जाता है और काजल जाकर वापस प्रमिला और सचिन के पास बैठ जाते हैं। तभी बैठे बैठे प्रमिला की नजर कांता की तस्वीर पर जाती है, जिसे देखते ही प्रमिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांता खुद तो चली गई, लेकिन जाते जाते मेरे जीवन में इतनी खुशियां भर गई, मैं कभी भी उसका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। अरे तुम भी क्या प्रमिला, कौन सी बातें लेकर बैठ गए, जाने दो। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया सो हो गया। अब आप है ना मेरे पास। शायद माँ भी इतना नहीं कर पाती मेरे लिए जितना आपने मेरी माँ बनकर किया है मेरे लिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कांता मेरे घर पहली बार आई थी। तेज तूफान की रात थी और बहुत ही जोर से बरसात भी हो रही थी। नंगे पांव फटे हाल कांता इधर उधर देख रही थी। अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ सर छुपाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांता जैसे तैसे अंधेरे में इधर उधर भागती हुई एक घर के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो वरना वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार देंगे। कोई है? कोई है? उर्मिला दरवाजा खोलती है। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए और आज रात मुझे अपने घर में रख लीजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं जो मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते हैं। अरे शांत हो जाओ, अंदर आ जाओ। प्रमिला कांता को अपने घर के अंदर ले आती है। कांता इस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी। इस हालत में और इतने खराब मौसम में तुम ऐसे क्यों भाग रही थी? क्या हो गया? कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? वो मेरी सास है। मेरे पेट में पल रही बेटी को मारना और मेरे गर्भपात करवाना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती और इसलिए मैं अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है, तुम आराम से यहाँ पर रहो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे तैसे करके वो रात बीत जाती है
और अगली सुबह कोई फिर से प्रमिला के घर का दरवाजा खटखटाता है। प्रमिला और सचिन दोनों दरवाजा खोलते हैं। क्या यहाँ कोई औरत आई है? गर्भवती थी और उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे। कहीं ये लोग कांता को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? जल्दी बताओ कि यहाँ ऐसी कोई औरत आई है क्या? चोर है वो और चोरी करके भागी है। नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई औरत नहीं आई है। इतना कहकर सचिन गेट बंद कर देता है। तभी वहां पर कांता आ जाती है, जिसके बाद प्रमिला और सचिन को कांता अपने बारे में बताती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा पति ही है, जो मेरी सास के साथ मिलकर मुझे और मेरे पेट में पल रही मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे को मारना क्यों चाहते हैं? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मेरी सास का कहना है कि गरीबों में अगर बेटी आ गई तो उसे धन देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी। अगर बेटा होगा तो धन लेकर आएगा, बहू लेकर आएगा। आज के जमाने में भी कैसे कैसे लोग हैं। अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस कंप्लेंट करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पहले ही बेचारी बहुत मुसीबत में है। जब तक कांता अपने बच्चों को जन्म नहीं दे देती तब तक हम कांता को अपने घर में ही रख लेते हैं। इस तरह सचिन और प्रमिला कांता को अपने घर में ही रख लेते हैं और उसकी खूब देखभाल करने लगते हैं। और जैसे ही कांता का नवा महीना शुरू होता है तो प्रमिला घर पर कांता की गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें वो मोहल्ले की औरतों को बुलाती है। बहुत बड़ा दिल है भाई प्रमिला का, जो ऐसी एक औरत को अपने घर में जगह दे दी। चलो, किसी गरीब का भला करने से क्या पता इसका भी भला हो जाए, इसकी सूनी कोख भी भर जाए। अरे, किसी का कितना भी कर लो, लेकिन क्या पता प्रमिला और सचिन के कर्म कैसे हैं और क्यों उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। पूरे जोर शोर के साथ कांता की गोद भराई की रस्म की जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कांता प्रमिला का हाथ पकड़ते हुए बोलती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है? कुछ चाहिए? हाँ, बस एक वादा चाहिए आपसे। वादा? कैसा वादा? बोलो। अगर मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की माँ आप बनेंगी। मेरे पेट में पल रही गरीब बेटी को कभी भी माँ की जरूरत होगी तो आप उसके साथ खड़ी रहोगी। मेरी बेटी पर मुझसे ज्यादा हमेशा आपका हक रहेगा। ठीक है कांता, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी का पालन पोषण करेंगे। और ये उस घर की चाबियां हैं जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी। इसका पता भी मैं आपको बता दूंगी, ये आप मेरी बेटी को दे देना। कांता की ये बातें सुनकर प्रमिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ वक्त बाद कांता को प्रसव पीड़ा होना शुरू हो जाता है। प्रमिला और सचिन जल्दी से कांता को लेकर अस्पताल जाते हैं। देखिए, पेशेंट की इंटरनल बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। हो सकता है हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएं। डॉक्टर की बात सुनकर प्रमिला और सचिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद डॉक्टर हाथों में एक छोटी सी नन्ही सी बेटी को लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। मुबारक हो, बेटी हुई है और आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, पर ज्यादा बातचीत मत करना क्योंकि उन्हें अभी आराम की जरूरत है। जिसके बाद सचिन और प्रमिला दोनों कांता के पास जाते हैं। कांता, देखो तुम्हारी बेटी। मेरी नहीं, आपकी बेटी। इसे आप पालोगी, आप बनोगी इसकी माँ। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बेटी है, तुमने इसे जन्म दिया है। लेकिन जन्म भी तो तभी दे पाई ना क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा भी ना होती। कांता की बातें सुनकर प्रमिला बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। अभी कांता की सांस जोर जोर से चलने लगती है। कांता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी जल्दी से अंदर आइए। डॉक्टर जल्दी से अंदर आ जाते हैं और कांता को देखने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाते, कांता अपना दम तोड़ देती है। ये सब कुछ क्या हो गया कांता? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। कांता को ये सब पहले से ही पता था प्रमिला, इसलिए वो चाहते चाहते अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंप के चली गई है। अब हम ही इसके माता पिता हैं। प्रमिला नवजात बच्चे यानी कि काजल को अपने गले से लगा लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल की ही बात है और अभी आवाज दूंगी तो कांता आ जाएगी निकलकर कहीं से। बेटा, तुम दोनों हमारे साथ चलो ना, हमारे साथ रहो। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक माँ के जाने के बाद दूसरे की पहचान को कैसे भुला दूं? आपने इतनी सालों तक मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, लेकिन अब अपनी कांता माँ के लिए मुझे उनके घर में रहने दो।
ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर तू हमसे मिलने आते रहा कर। इस अमीर माँ का अपनी गरीब बेटी के बिना जरा भी मन नहीं लगता है। चिंता मत करो माँ, मैं हमेशा तुम्हारी बेटी थी और तुम्हारी बेटी रहूंगी। चाहे मैं अमीर रहूं, चाहे मैं गरीब रहूं, और मैं तुमसे मिलने आती ही रहूंगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और आने वाले समय में भी अमीर माँ का गरीब बेटी के घर आना जाना यूं ही चलता रहता है। पलक जैसे ही अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ बहुत सारी हरी सब्जियाँ देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, कितनी सारी हरी सब्जियाँ रखी हुई है माँ जी ने। अरे इन्हें सोचना चाहिए, ज्यादा हरी सब्जी रखने से मच्छर हो जाते हैं और ये खराब होती है तो इनमें से बदबू भी आती है, लेकिन माँ जी को कौन ही समझाए। पलक ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ उसकी सास आशा रसोई में आई और कहने लगी, क्या बात है बहू, क्यों सुबह सुबह मेरे नाम के गुणगान कर रही है? इतना ही प्यार करती है मुझे तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? माँ जी, मैंने आपको कई बार साफ साफ कहने की कोशिश की है कि रसोई में इतनी हरी सब्जियाँ मत रखा करो। मैं तो अपने हरी सब्जी वाले ससुराल से परेशान हो गई हूँ। जहाँ देखो सिर्फ हरी सब्जियाँ ही नजर आती है। अरे क्या करे, जब तेरा ससुराल ही हरी सब्जियों का ठेला लगाता है तो अब जब वो ठेला लगाएगा तो तुझे हरी सब्जी ही नजर आएंगी ना। आसपास तुझे अंडे या फिर चाइनीज सामान पड़ा हुआ थोड़ी ना नजर आएगा। माँ जी, आप ससुर जी को कहती क्यों नहीं है? जब मेरे पति इतना अच्छा काम कर लेते हैं फिर उन्हें ये ठेला लगाने की क्या जरूरत है? उनकी सब्जियाँ तो बिकती है नहीं और वो सारी हरी सब्जियाँ फिर हमें खानी पड़ती है। मैं क्यों बोलूं? तेरा पति कमाता है तो मेरा पति भी तो कमाता है। तू तो चाहती है कि मेरा पति घर पर बैठ जाए और सारे दिन मेरी जान खाए। अच्छा भला मेरा पति काम पर जाता है, पर तुझे रास कहाँ आने वाला है? नजर लगा रखी है। चुपचाप ये जो हरी सब्जी रखी है इन्हीं को बना लो। आशा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अब पलक परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो हरी मेथी से मेथी के पराठे बनाती है और आलू पालक की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सभी लोग दोपहर का खाना खाने के लिए साथ में बैठते हैं, पर तभी पलक ने अपने ससुर से कहा, ससुर जी, मैं सोच रही थी कि शाम को पनीर की सब्जी बना लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, हमने पनीर नहीं खाया है। पलक, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। पनीर खाए हुए बहुत दिन हो गए। तो एक काम करो पलक, अभी भी फ्रिज में बहुत सारा पालक पड़ा हुआ है जो कि बेकार नहीं हुआ है। तुम शाम को पालक पनीर बना लेना। ससुर की ये बातें सुनते ही पलक परेशान हो जाती है। ससुर जी, हम पनीर का कुछ और भी तो बना सकते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर, पनीर भुजिया, मटर पनीर या सिर्फ पनीर। पालक पनीर बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम हरी सब्जियां कम खाते हैं क्या? पलक, ससुर जी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल दिया ना कि पालक पनीर बनेगा तो पालक पनीर बनेगा, बस बात खत्म। अरे हरी सब्जी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे घर में हरी सब्जी खाने को मिलती है, लेकिन तुम बेकार में नाटक कर रही हो। साहिल जी, आप कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं? माँ बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। हरी सब्जी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। माँ, मैं तो कह रहा था कि कल हरा साग बनवा लेते हैं। ये सब सुनने के बाद पलक ने अपने मन में कहा, अगर मेरे ससुराल वालों को इतनी ही हरी सब्जियां खाने का शौक है तो ये किसी खुले मैदान में या खेतों में जाकर डायरेक्ट घास क्यों नहीं चर लेते हैं? अरे दुनिया इतनी आगे चली गई है, तरह तरह की चीजें मार्केट में आ गई है और मेरे ससुराल में हरी सब्जी खत्म ही नहीं होती है। इस तरह मुंह बनाकर पलक भी सभी के साथ खाना खाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन पलक जब अपनी रसोई में आती है तो फिर से अपनी हरी सब्जी की रसोई को देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर अपनी रसोई की खिड़की पर जाती है, जहां खिड़की के पास से एक गाय गुजर रही थी। उसको देख पलक ने खुद से कहा, आज तो मजा ही आ गया। पलक ने ऐसा कहा और उसके बाद रसोई की खिड़की खोल पलक ने अब सारी हरी सब्जियां रसोई की खिड़की से गाय को खिला दी। अब रसोई की सारी हरी सब्जियां खत्म हो गई थी, जिसे देखकर पलक ने खुद से कहा,
अब जल्दी से सबके लिए दाल चावल बना देती हूँ। कितने दिन हो गए हैं दाल चावल खाए। जब गीली गीली दाल को सूखे सूखे चावलों में मिलाकर ऊपर से घी डालकर खाते हैं तो क्या स्वाद आता है। आज तो मजा ही आ जाएगा। पलक ऐसा कहती है और कुकर में दाल चावल चढ़ाकर सीटियां लगा देती है। रात के समय में सभी घर वाले जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाने में दाल चावल देखकर आशा ने कहा, पलक बहू, ये क्या है? हमारी रसोई हरी सब्जियों से भरी हुई थी, फिर दाल चावल बनाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, ना जाने कैसे लेकिन खिड़की खुली रह गई। सारी सब्जियां खिड़की के पास रखी थी। अब जब गाय आई तो उसने सारी हरी सब्जियां खा ली। अब हरी सब्जी तो घर में थी नहीं तो हरी सब्जी बनाऊं कैसे, इसलिए मैंने दाल चावल बना दिए हैं। सब जानती हूँ मैं, ये किसी गाय का काम है या फिर किसी भैंस का। माँ जी, आप मुझे भैंस कह रही है? मैं तुझे भैंस नहीं कह रही, मुझसे बेकार की बहस मत कर। पलक के ससुराल वालों को दाल चावल खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। पलक तो दाल चावल खाकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद कुछ नया खाने को मिला था। अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठकर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास आशा खुद ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी और उसने रसोई की खिड़कियों को भी लकड़ियां लगाकर किले ठोककर बंद कर दिया था। माँ जी, आपने ये क्या किया? रसोई की खिड़की को बंद क्यों कर दिया? इस खिड़की से धुआं निकल जाता था। हमारी रसोई में तो पंखा भी नहीं है। धुआं निकल जाता था वो बात अलग है, लेकिन कितनी हरी सब्जियों का नुकसान हुआ वो कौन देखेगा? ये छोड़िए माँ जी, और ये बताइए कि आप ये कर क्या रही है? मैं आ तो रही थी नाश्ता बनाने, फिर आपने क्यों मेहनत की? मेहनत की कोई बात नहीं है बहू, बैठे बैठे मेरे शरीर पर भी जंग लग रहा था तो मैंने सोचा आज सब लोगों के लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। पर देखो, गलती से इतना साग बन गया कि लोग नाश्ते में भी खा लेंगे, दोपहर में भी और रात में भी खा लेंगे। अगर इतना ही शरीर पर जंग लग रहा है तो घर में झाड़ू पोछा कर लेती। ये सारी हरी सब्जी का घोल बनाकर रखने की क्या जरूरत थी? कभी कभी तो हरी सब्जी की रसोई में आकर गाय भैंस जैसी फीलिंग आती है। पलक मन में ही बोलकर रह जाती है क्योंकि वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी बहू के कमरे में आती है। बहू, कल मेरी बेटी सुनैना कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए आ रही है तो सुबह नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना देना और कल के खाने का भी ध्यान रखना। 2-3 तरह की सब्जी बना देना। पलक ने निराश होकर कहा, ठीक है माँ जी, मैं आलू मेथी की सब्जी, सरसों का साग और बेसन वाला पालक बना दूंगी। नहीं बहू, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। तू आलू पूरी, राजमा चावल और पनीर की भुजिया बना देना और मीठे में खीर। पलक ये सुनकर खुश हो गई और, क्या बात कर रही है आप? मेरी हरी सब्जी की रसोई में कुछ और बनेगा? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर। दरअसल मेरी बेटी को भी हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है। वो शादी के बाद कई सालों बाद यहाँ रुकने को आ रही है तो मैं नहीं चाहती कि उसकी नापसंद का कुछ भी बने। सास की बात सुनकर पलक काफी खुश हो जाती है। उसे अपनी ननंद के आने की काफी खुशी थी क्योंकि उसके आने से शायद उसकी हरी सब्जी खाने वाला ससुराल कुछ ही दिनों के लिए सही पर हरी सब्जी खाना बंद करता। अगले दिन जैसे ही सुनैना आती है तो सुनैना को देख पलक काफी खुश हो जाती है और उसकी खुशी देख सुनैना अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, बस भी करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ से ज्यादा खुशी आपको है मेरे यहाँ आने की। हाँ दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पलक की बात सुनकर सुनैना हंस पड़ती है और थोड़ी देर में सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब सुनैना जैसे ही इतना अच्छा खाना देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सारा खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। जिसके बाद, माँ, भाभी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपको तो ये टेस्टी टेस्टी खाना रोज खाने को मिलता होगा। मुझे तो अपने ससुराल में इतना अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप कुछ दिन मेरे साथ रुकेगी तो आपको ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाना सिखाऊंगी और आपको ऐसा टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी भी।
वो तो ठीक है भाभी, लेकिन कल मेरे लिए साग बना देना। बहुत दिन हो गए हैं मैंने हरी सब्जी नहीं खाई है। ये सुनने के बाद में पलक ने मन में कहा, गई भैंस पानी में। मुझे लगा था कि ये कुछ नया बोलेंगी, लेकिन अब तो इसे भी हरी सब्जी खानी है। फिर से मेरी हरी सब्जी की रसोई में मुझे हरी सब्जियों के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। पर बेटी, तुझे तो हरी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए तो मैंने इतना सब कुछ बनवाया। नहीं माँ, शादी के बाद मैंने ये समझा कि हरी सब्जी खाना सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। मेरे ससुराल वाले तो हरी सब्जियाँ देखते ही मुंह बना लेते हैं, तो मुझे आपके हाथों की हरी सब्जियाँ याद आने लग गई। इसलिए मैंने सोचा कि अब जब तक मैं यहाँ रहूंगी सिर्फ हरी सब्जियाँ खाऊंगी। पलक भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि सुनैना के आने से कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला था। ऐसे ही एक दिन पलक रसोई में हरी सब्जियां बना रही होती है। तभी वहां सुनैना आती है और सुनैना उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात है भाभी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? नंद की बात सुनकर अब पलक सुनैना को सब कुछ बता देती है और ये सब कुछ सुनने के बाद सुनैना को एहसास होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, जब मैं इस घर में रहती थी और मैं जिद करती थी कि मुझे हरी सब्जियाँ नहीं खानी है, तो आप मेरे लिए आधी रात को उठकर भी दूसरी सब्जी बनाते थे। अगर आप भाभी को बहू नहीं बेटी मानते हैं, तो फिर उन्हें जबरदस्ती रोज रोज हरी सब्जियाँ क्यों खानी पड़ती है? ये सब क्या बोल रही है तू? जरूर बहू ने तेरे कान भरे हैं। माँ, भाभी ने मेरे कोई कान नहीं भरे हैं। मैं बस आपसे एक सवाल कर रही हूँ। जब आप भाभी को उनके मायके वालों से यहाँ कर लेकर आई थी, तो आपने बोला था कि आप बेटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे इस घर में मेरी जिद पूरी होती थी, तो भाभी की जिद पूरी क्यों नहीं होती? क्यों इस घर में हमेशा वो बनता है जो आप लोगों को पसंद है और वो नहीं जो भाभी को पसंद है? सुनैना की बातें सुनने के बाद आशा को एहसास होता है कि सच में वो लोग पलक के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उसके ससुराल वालों को हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी रसोई को ही हरी सब्जी की रसोई बना लिया था। लेकिन अब आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साहिल और अपने पति को भी समझाती है, जिसके बाद घर में 2 सब्जियां बनने लगती है। जिसको भी हरी सब्जी खानी होती है वो हरी सब्जी खाता और जिसको नहीं खानी होती वो दूसरी सब्जी खा लेता। पलक को अब अपनी हरी सब्जी के ससुराल से छुटकारा तो नहीं मिलता, लेकिन राहत जरूर मिल जाती है।